अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आदिल सुल्तान, जो दिफाई और स्ट्रेटेजिक अमूर के मुमताज़ माहिर हैं। आपने 31 साल पाक फ़ज़ाइया में खिदमात अंजाम दी और पिछले 14 साल से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न में कौमी सलामती, जौहरी तहफ़्फ़ुज़, हथियारों के कंट्रोल और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त एयर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के डीन और डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के कायम मुकाम सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों, पॉलिसी साज फोरम्स और तहकीकी मराकज़ में आपका किरदार हमेशा नुमाया रहा है। आप स्ट्राफ एशिया जैसे आलमी प्लेटफॉर्म के बानी और मुंतज़िम भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ये कीमती वक्त देने के लिए। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में पाक फ़ज़ाइया ने भारत का जहाज़ गिराया और इसके पायलट को भी पकड़ा, और अब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भी पाक फ़ज़ाइया ने इंडियन एयरफोर्स का गरूर खाक में मिलाया। इनके राफ़ेल समेत 6 जहाज़ मार गिराए। सर, पाकिस्तान के अवाम को ये बताएं कि पाक फ़ज़ाइया भारत के जदीद एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को कैसे चकमा देने में कामयाब हुआ। इस पर ज़रा तफसीली रोशनी डालिएगा। जैसे आपने कहा कि जो 2019 के अंदर जो हमारा परफॉर्मेंस रही है और अभी जो इस ऑपरेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस रही है, उसकी एक बड़ी वजह जो आती है वो ट्रेनिंग की आती है। देखिए, इक्विपमेंट तो जो भी होते हैं ये इन सब की कैपेबिलिटीज़ हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि रफ़ाल जहाज़ वो लेस कैपेबल था या S-400 लेस कैपेबल थे। ये सारे इक्विपमेंट जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, और आपने जिस तरह से कहा वो बिल्कुल ठीक। मोदी साहब ने जब 2019 के बाद कहा था कि अगर हमारे पास रफ़ाल होते तो आउटकम ज़रा डिफरेंट होता, तो इस मरतबा उन्होंने रफ़ाल के साथ भी देख लिया, आउटकम उससे उनको ज़्यादा ही बुरा पड़ा या प्राइस ज़्यादा पड़ी उनको। तो ये इसका क्रेडिट ज़्यादा जाता है कि आपकी ट्रेनिंग किस तरह से है। आपने इन इक्विपमेंट को जो भी आप ख़रीदते हैं, ये लेते हैं, उसको आप इंटीग्रेट कैसे करते हैं अपने ऑपरेशंस के अंदर। जैसे आपने टर्म सुनी होगी ऑल डोमेन ऑपरेशंस, या जिस तरह से हम कह रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ हुई। तो एयरफोर्स इस लिहाज से एडवांटेज हुई है कि हमने बहुत पहले इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, नई टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट किया, और उसकी वजह से आपको ये रिजल्ट्स जो है बड़े पॉजिटिव मिले हैं दोनों तरफ से। बहुत शुक्रिया सर। मेरा आपसे अगला सवाल है, भारत का हमेशा से वतीरा रहा है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम लगाना। क्या भारत न्यू नॉर्म सेट करना चाह रहा है, या मोदी अपनी आवाम को खुश करने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर रहा है? देखिए, जो न्यू नॉर्म का एक नैरेटिव है ये अभी से नहीं शुरू हुआ। 2016 के अंदर जब उन्होंने एक कहा था कि जी हमने ग्राउंड बेस्ड सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च की है, जो कि वो प्रूफ नहीं कर सके, और हमने कहा कुछ हुआ नहीं इसलिए हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर जब 2019 में उन्होंने ये बालाकोट के अंदर स्ट्राइक की थी, उसके बाद उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहना शुरू कर दिया कि ये न्यू नॉर्म है और हम इस तरह से एक न्यूक्लियर स्टेट को कोट एंड कोट पनिश कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी कहा था कि न्यू नॉर्म नहीं बन सकता, और हमने इसी वजह से उसको रिस्पॉन्ड भी किया था और उनको डेमोन्स्ट्रेट भी किया था कि कैपेबिलिटी हमारे पास है, अगर आप इसको न्यू नॉर्म करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स भी उसी तरह से स्ट्रॉन्ग आएगा और नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा आएगा। तो इस मरतबा जो 2025 में हुआ, प्रॉबेबली वो जो अपनी पब्लिक को सेल करना चाहते हैं कि जी हम एक मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग कंट्री है और हम पाकिस्तान को जो है डिफीट कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो वो इस न्यू नॉर्म के जब उन्होंने चीज़ कही थी तो उनको एक आउटकम से पता चल गया कि न्यू नॉर्म अगर वो बनाना चाहते हैं तो इसका आउटकम जो है वो ज़्यादा उनके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि पनिशमेंट उनको ज़्यादा मिली है 2019 के बरक्स। तो अगर वो न्यू नॉर्म बनाना चाहते हैं तो शौक से बनाएं, और इसी तरह से ह्यूमिलिएट होना चाहते हैं और इस ह्यूमिलिएशन को अगर न्यू नॉर्म कहते हैं तो दैट्स देयर चॉइस। बहुत शुक्रिया सर तफसील से जवाब देने के लिए। सर, हमने देखा कि 2 जौहरी रियासतें आपस में लड़ी, जिसमें भारत को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन से एस्केलेशन लीड्स होंगे जिसके बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी जौहरी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करने का हक रखता है। न्यूक्लियर वेपन्स की जब हम बात करते हैं, ये पॉलिटिकल वेपन्स होते हैं। इनका प्राइमरी पर्पस होता है डिटरेंस, कि आप एक एडवर्सरी को कहना चाहते हैं कि आप हमारी लिमिट्स को अगर क्रॉस करेंगे, रेड लाइंस जो आपने डिफाइन की होती है,
उसको अगर आप क्रॉस करेंगे तो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो इनका पर्पस ये नहीं होता कि आप कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और आपने न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर लिया। ये एक मिसपरसेप्शन है अवाम के दौरान, कुछ के जहन में शायद होगी, लार्जली नहीं है, कि शायद एक न्यूक्लियर वेपन्स आपको इस तरह से गारंटी देते हो और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन। तो ये पर्पस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर वेपन्स लास्ट रिजॉर्ट वेपन्स होते हैं, उनको आप डिटरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनका एक इनहेरेंट पैराडॉक्स भी है कि अगर आप कहते रहे कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज़ करेंगे तो वो डिटरेंस वैल्यू उसकी ख़त्म हो जाती है। तो ये वेपन्स डिटर उस वक्त तक करते हैं जब तक यूजेबल रहते हैं, तो तभी आप कैपेबिलिटीज़ बना रहे होते हैं। तो आपने अगर देखा होगा 2019 के अंदर भी जब क्राइसिस एस्केलेट हुआ था, कुछ लोगों ने बात की थी, लेकिन हमारे डिसीजन मेकर्स ने किसी ने भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे। मोदी साहब ने ज़रूर उस वक्त कहा था कि ये वेपन्स जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने कुछ मोबलाइज भी किए थे और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दी थी कत्ल की रात और इस तरह की, जो एक इम्प्लाई करता था कि वो न्यूक्लियर यूज़ की तरफ जा रहे हैं। तो वो एक इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर था। हमारी लीडरशिप उस वक्त जो थी, पॉलिटिकल लीडरशिप, उन्होंने कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं की। और इसी तरह से अभी 2025 के क्राइसिस के अंदर भी न्यूक्लियर सिग्नलिंग इस तरह से ज़रूर हुई कि हमने एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली फायर किया सिग्नल करने के लिए कि हमारे पास कन्वेंशनल रिस्पॉन्सेज है और हम वही करेंगे। लेकिन अगर बात हद से बढ़ गई और अगर आप रिस्ट्रेन नहीं किया तो फिर ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो हमने कोई न्यूक्लियरिज्म का बिहेवियर शो नहीं किया, हमने कोई उनको न्यूक्लियर थ्रेट नहीं की इस तरह से। तो न्यूक्लियर वेपन्स का जो रोल था कि वो पसे पर्दा रह के एक कॉन्फिडेंस देते हैं आपके कन्वेंशनली, आप अपने एडवर्सरी, आपसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा एडवर्सरी है, आप उसको किस तरह से डिटर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं मज़ीद एस्केलेशंस। तो ये उसका न्यूक्लियर वेपन्स का एक रोल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हालिया एक ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA की निगरानी में ले लिया जाना चाहिए। देखिए, उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई है, जो पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदाराना न्यूक्लियर पावर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो उसकी वजह ये है कि वो डाइवर्ट करना चाहते हैं फोकस इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी और अपने लोगों का भी। और वो जो अपनी एक उनको शर्मिंदगी हुई है, उनकी मिलिट्री को एक तरह से ह्यूमिलिएशन हुई है, वहाँ से वो बात को शिफ्ट करना चाहते हैं। अब वो ये नैरेटिव सेल करना चाहते हैं कि जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी तरह से आप कंटेन करें, बिकॉज इसकी वजह से, न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से, इंडिया जो 7-8 गुना साइज़ में बड़ा है मिलिट्री, वो उसको कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम देखिए, अगर पिछले चंद सालों का रिकॉर्ड, तो इंडिया की जो इस तरह के इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे उनका प्रोलिफरेशन के एपिसोड्स हुए और वो रिकॉर्डेड है सारे, तो वो गैर जिम्मेदाराना तो रवैया वहाँ पर है। तो हमने तो कभी न्यूक्लियर की इस क्राइसिस में बात भी नहीं की और ना ही न्यूक्लियर वेपन्स को कुछ थ्रेट किया। कुछ खबरें उधर से आई थी कि जी हमारे न्यूक्लियर के ऊपर कहीं पे स्टोरेज साइट पे उन्होंने अटैक किया और रेडिएशन लीक्स हो रही है, वो भी इंडियन मीडिया ने ही किया था। ये सब चीज़ें कहने के अगर गैर जिम्मेदार हैं तो वो है जिन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थी हमारे न्यूक्लियर साइट्स को अलेजिडली, जो कि उन्होंने ऑफिशियली तो डिनाई कर दिया। जब हमने कोई न्यूक्लियरिज्म का बिहेवियर शो ही नहीं किया, तो एकदम से वो डिफेंस मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसकी बस ये 2 वजूहत जो मैंने आपको कहा कि एक तो अपनी डोमेस्टिक पब्लिक को एक तो कंफ्यूज करना और इंटरनेशनल कम्युनिटी को की तरफ फोकस, उनका फोकस लेके आना पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, और अपनी ह्यूमिलिएशन को छुपाने के लिए अब वो ये न्यूक्लियर इश्यूज़ की बात उन्होंने छेड़ दी है। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागे और 7 ड्रोन्स भी चलाए। सर, क्या पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम इन मिसाइल्स को कामयाबी से रोक सकें? देखिए, ड्रोन्स और ये जो सुपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, इनको इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान की बात करें कि हमारा बॉर्डर कॉमन है। वहाँ पे आप कोई आयरन कर्टन तो लगा नहीं सकते।
दुनिया में कोई फुल प्रूफ है डिफेंस सिस्टम नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी 100% गारंटीज़ के साथ वो नहीं कह सकते। इसी तरह से S-400 की जितनी वो पब्लिसिटी थी उसकी भी हमने लिमिटेशंस देख ली हैं। तो ये लिमिटेशंस तो हमेशा रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें जितने उन्होंने ब्राह्मोस मिसाइल फायर किए और जितने ड्रोन्स किए, उससे डैमेज अगर आप देखें तो बहुत कम हुआ है। और जैसे आपने कोई जो ISPR की प्रेस ब्रीफिंग देखी होगी, और भी मेथड्स यूज़ किए गए थे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिनमें नॉन काइनेटिक मीन्स भी यूज़ किए गए थे। तो मेजर्स है, डेफिनेटली पाकिस्तान उसके लिए तैयार है, तभी इस वजह से इंडिया अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सका। उन्होंने ड्रोन्स भी और सुपरसोनिक मिसाइल्स भी और साथ में S-400 भी रखे हुए थे। अपना एयर डिफेंस सिस्टम उनके बकौल बड़ा स्ट्रॉन्ग था। इन सारी कैपेबिलिटीज़ के होने के बावजूद वो अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। सर, आप एक JD पायलट रह चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के पायलट्स की तरबियत में कितना फ़र्क है? जब हम जहाज़ उड़ाया करते थे तो वो स्टिक एंड थ्रॉटल वाली बात होती थी। जैसे आप टॉप गन के अंदर आपने देखा होगा कि कौन बेहतर मनूवरिंग कर सकता है और दूसरे को आउट मनूवर कर सकता है। आजकल की जो एयर बैटल्स है वो बहुत डिफरेंट है। वो लाइक वीडियो गेम्स की बात कर लेके आप नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, जिसके अंदर रडार्स, एयरबोर्न कमांड सेंटर्स हैं, ग्राउंड रडार्स उससे कनेक्टेड है, फिर वेपन्स आप किस तरह से है, और जो ऑन बोर्ड जो रडार्स वगैरह होते हैं बहुत काफ़ी है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो मतलब जब तक मैं उड़ा रहा था जहाज़, या जब हम उड़ाया करते थे आज से 20-25 साल पहले, मॉडर्न बैटल्स काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुई हैं। पाकिस्तान में उसमें क्या एडवांटेज दिए, जैसे आपके एक पिछले सवाल में मैंने कहा था कि ट्रेनिंग का फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट। हमने बहुत पहले एयरफोर्स ने जो लीडरशिप थी, सक्सेसिव लीडर्स जितने भी रहे एयरफोर्स के अंदर, काफ़ी प्रोग्रेसिव उनकी अप्रोच थी। वो फ्यूचर वॉरफेयर के बारे में सोच रहे थे कि जी फ्यूचर वॉरफेयर में ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ या नई टेक्नोलॉजीज़ को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, और उसको आज रिज़ल्ट हमने 2019 में भी देखा और इस 2025 के अंदर भी देखा है कि ये जो इंटीग्रेटेड वॉरफेयर है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी काम करती हैं, उन सब को ऑप्टिमल उसकी आप यूटिलाइजेशन तभी कर सकते हैं जब आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो। तो एयरफोर्स के अंदर ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, और पिछले कई सालों से ये हुआ है कि बहुत सारी एयरफोर्सेस जो है वो अपनी आती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो हमारे साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करती हैं, जो कि ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हम भी उनसे लेसन सीखते हैं, वो भी हमसे लेसन सीखते हैं। तो इस वजह से ये प्रोग्रेस हुई है, और एयरफोर्स जिस तरह से इवॉल्व हुई है माशाल्लाह से, हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी एयरफोर्स ने इस तरह के रिजल्ट्स नहीं दिखाए दुनिया की एयरफोर्स ने, कि जहाँ पे एक पोटेंट आपसे बड़ा एक एडवर्सरी हो और इस तरह से आपको रिजल्ट्स मिले हो। तो ये सारी चीज़ जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर आ जाती है, और द काइंड ऑफ इक्विपमेंट दैट वी हैव इंटीग्रेटेड इन द एयरफोर्स, वो एक आपको एक सही तरह से पावर पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। सर, एक सवाल जो हर पाकिस्तानी के जहन में आ रहा है कि भारत शिकस्त तस्लीम करने के बावजूद भी ड्रोन्स भेजता रहा, इसके पीछे इसका क्या मकसद था? ड्रोन्स जो अभी मॉडर्न वॉरफेयर का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया। ये जब से इस पर फोकस हुआ, अज़रबैजान और आर्मीनिया की जब जंग हुई थी, उसका आउटकम फिर हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर के अंदर हमने देखा कि ड्रोन्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और फिर आप इंडिया पाकिस्तान के वॉर में। तो ड्रोन्स के मल्टीपर्पज़ होते हैं, मींस के सर्वेलेंस के लिए भी होती है, प्रोबिंग के लिए, आपकी रडार साइट्स वगैरह को वो डिटेक्ट करने के लिए, और फिर कुछ सुसाइड ड्रोन्स भी होते हैं, और कुछ ड्रोन्स होते हैं जिनके साथ आप एक्सप्लोसिव लगा के आप किसी टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो इस मल्टीपल साइजेस के भी होते हैं, छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे। ड्रोन्स इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं कि बड़े कॉस्ट इफेक्टिव है वो, कि आप एक चंद $100 से लेके चंद $1000 तक या $1 million तक आप एक बहुत अच्छा ड्रोन भी ले सकते हैं, जो एक अगर नॉर्मल एयरक्राफ्ट की प्राइस की जाए, जैसे F-35 जो आजकल का बड़ा एडवांस एयरक्राफ्ट है, वो $100 million का है। तो अगर आप 1-2 मिलियन के लेके आप कितने 100 ड्रोन्स छोड़ सकते हैं एडवर्सरी के ख़िलाफ़। वो एक स्वॉर्म ड्रोन्स का कॉन्सेप्ट आता है, जो रडार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको इंटरसेप्ट करने का और उसको काउंटर करने का। तो आपका ये जो नया टूल है, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत सारी एयरफोर्सेज, बहुत सारी मिलिट्रीज इसको यूज़ कर रहे हैं, इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। अब इंडिया ने जितना भी किया वो मल्टीपर्पज़ हो सकते हैं। उनका एक रीज़न तो ये था कि पैनिक फैक्टर या फियर फैलाना आवाम के अंदर।
ऑन दी अदर हैंड जब हमने देखा कि जब ये ड्रोन्स की बात शुरू हुई मीडिया पे, तो हमारे लोग तो उसको एंजॉय करना शुरू हो गए। अनफॉर्चुनेटली इस तरह होता नहीं है वॉर के अंदर, लेकिन लोग ढूंढना शुरू हो गए कि ड्रोन कहाँ से आ रहा है। उस तरह से फियर फैक्टर हुआ नहीं, पैनिक हुआ नहीं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने अचीव करने थे, कुछ जगह माइनर अगर डैमेजेस किए उन्होंने वो किए। लाइकवाइज पाकिस्तान ने भी ड्रोन्स यूज़ किए उसमें। तो ये ड्रोन वॉरफेयर एक फ्यूचर है, ये एक नई डायमेंशन है जो ज़्यादा एयर कंपोनेंट उसके अंदर होगा और इसके अंदर बहुत सारी एडवांसमेंट्स भी हो रही हैं। फॉर एग्जांपल एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है लॉयन विंगमैन के, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी उसको कर रही है किसी हद तक। लॉयन विंगमैन में ये है कि एक आपका एक्सपेंसिव जहाज़ है, फुली इक्विप्ड, पायलट उस पर बैठे हैं और साथ में वो बहुत सारे अनमैन 2-4 वो जितने भी हैं वो साथ में अपने लेके जा सकते हैं लॉयल विंगमैन। यूनाइटेड स्टेट्स या वेस्ट में इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो अगेन वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो जाता है कि कहीं हाईली डिपेंडेंट एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे आपके सरफेस टू एयर मिसाइल्स एडवर्सरी के लगे हुए, तो वो पायलट जो है मदरशिप के ऊपर वो उनको अनमैन एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकता है टू न्यूट्रलाइज उनकी सरफेस टू एयर मिसाइल्स या रडार्स वगैरह के लिए, और बाकी स्ट्राइक्स पर मैन एयरक्राफ्ट कर सकते हैं। तो आप तो एक ह्यूमन कॉस्ट को भी बचा रहे हैं और वो फिर एक्सपेंडेबल भी होते हैं। तो इस वजह से ये मॉडर्न एयर फोर्सेज, ये मॉडर्न वॉरफेयर के लिए ये अब एक नॉर्म होगा। और इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट से बहुत सारी एयर फोर्सेज इससे लेसन लेंगी और इसको करेंगी। अगेन गुड पार्ट कि पाकिस्तान ने इस पे ड्रोन टेक्नोलॉजी पे बहुत पहले काम शुरू कर दिया था और हम इंडिजिनस भी बना रहे हैं, हम अपने दोस्तों से भी ले रहे हैं, जिस वजह से हमारी अभी ड्रोन जो है कैपेबिलिटी काफ़ी क्रेडिबल है। सर, भारतीय वज़ीर आज़म बुलंदो बांग दावे करते रहे कि वो जंग जीत जाएंगे, लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पैर पकड़कर जंगबंदी का मुतालबा किया। क्या आपके ख्याल में क्या मोदी को अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी, जिसे उन्होंने छुपाने के लिए ये सब ड्रामा किया? इंडिया ने जब लॉन्च किया अटैक तो प्रॉब्ली वो शॉक एंड ऑ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे, जिस तरह से उन्होंने मैसिवली किया, लेकिन इन रिस्पॉन्स वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इस तरह से स्ट्रॉन्गली रिटेलिएट करेगा। तो प्रॉब्ली वो जो शॉक एंड ऑ इम्पैक्ट था वो दूसरी तरफ पे गया, जो उनको डैमेजेस हुए। वो सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ वो जब उनके 5 जहाज़ तो शुरू में ही गिर गए, विच वॉज अ ग्रेट सक्सेस। और वो जब आपके इतने हाई प्रोफाइल एयरक्राफ्ट जिसको आप चैम्पियन करते हैं, अपनी पब्लिक को बताते हैं और पाकिस्तान को डराते थे, वो आगे शुरू में ही उनमें से 3 गिर जाए, रफाल और फिर MiG-29 Su-30 और फर्स्ट डे हमने 2 ड्रोन भी किए, ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो एक तो ये उनको साइकोलॉजिकल हुआ एक धचका लगा। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपने ये फतह 1 और फतह 2 लॉन्च करने शुरू किए, जो बड़े प्रिसिजन वाले वेपन्स हैं, उन्होंने भी एक उनको फियर क्रिएट कर दिया वहाँ पे। तो जिस तरह से हमने एग्रेसिवली काउंटर उसका रिटेलिएट किया, रिस्पॉन्स किया, वो इंडियन लीडरशिप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो समझ रही थी कि जैसे 2019 में हमने एक सिंबॉलिक उनको बताया था, शायद उन्होंने वो सीरियस मैसेज नहीं लिया था। तो आपने अगर पिछले चंद सालों में देखा हो कि पाकिस्तान ने कहा था कि हमारी स्ट्रैटेजी है क्विड प्रो को प्लस, मींस कि हम खाली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हम प्रीमियम के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन थी कि दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। अगर वो नॉर्म बनाना चाहते हैं तो आगे भी ये नॉर्म इसी तरह से होगा। सर, आपका बहुत शुक्रिया इतनी अहम मालूमात फराहम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।